जय हिंद दोस्तों। आज की हम पर्यावरण की क्लास में अध्याय 5 को कंप्लीट पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो के अंत में हम इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसे सभी दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमारी जो सेकेंड यूनिट है खेल एवं कार्य, इसका ही अध्याय है 5वां। ठीक है, पहली यूनिट के अंदर 4 अध्याय थे, उनको हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब दूसरी यूनिट है खेल एवं कार्य। ठीक है, इसका हम पहला अध्याय है जो अभी 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, इसका हमारा 5वां अध्याय आएगा। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए अध्याय का, खेल व्यायाम और योगासन। ठीक है, नाम से आपको क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। खेल व्यायाम और योगासन के बारे में इस संपूर्ण अध्याय में हम डिस्कस करेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से हम सिलेबस कवरेज को देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। खेल कूद के बारे में पढ़ेंगे, व्यायाम के प्रकार पढ़ेंगे, व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे, योगासन का अर्थ और परिभाषाएं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहली हेडिंग है इस अध्याय की खेल कूद। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। इससे पहले मैं गणित विषय को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और पर्यावरण विषय की भी हम 4 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जरूर देख लेना। ठीक है, वीडियो के बाद में आपको हिंदी विषय की भी कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, गणित और गणित पेडागॉजी भी मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है। चलिए पहली हेडिंग देखते हैं इस अध्याय की, खेल कूद। ध्यान से समझना, आपको आधे प्रश्न यहीं पे याद हो जाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो। खेल कूद है, देखिए बहुत सरल अध्याय है। बालक के जीवन में सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति देता है तो वो क्या देता है? खेल कूद देता है। आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा खेल कूद में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बालक के जीवन में सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति खेल कूद के माध्यम से ही उन्हें मिलती है। देखिए खेल कूद से और क्या क्या लाभ मिलते हैं? शारीरिक अंगों में स्फूर्ति आती है, चंचलता आती है, हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता मिलती है मन को, और मन में एक प्रकार का उत्साह होता है। जब आप भी जैसे बच्चे होंगे तो आप भी अक्सर घर से बाहर खेलने को जाते होंगे, और अभी भी आप में से बहुत से ऐसे जन होंगे जो खेल कूद में अपना इंटरेस्ट रखते होंगे। खेल कूद के कई सारे प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए खेल कूद है, इसके माध्यम से जो बालक होते हैं उनका जो सर्वांगीण विकास है उसमें सहायता मिलती है, यानी कि जो बालक का संपूर्ण डेवलपमेंट बिना खेल कूद के संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, खेल कूद के माध्यम से बच्चों के फिजिकल जो मूवमेंट हैं वो होते हैं और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो बालक होते हैं उनका संपूर्ण विकास खेल कूद के माध्यम से होता है। ध्यान से सुनना समझना, प्रश्न यहीं से बनते हैं परीक्षा में, बहुत सरल है। खेल का क्या क्या महत्व होता है? देखिए खेल शारीरिक जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसके लिए भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। मानसिक जैसे कि मेंटल हमारी जो हेल्थ होती है, मेंटल मेमोरी, आजकल जो डिप्रेशन के शिकार, तनाव, स्ट्रेस इत्यादि है ना, मेंटल जो हेल्थ होती है उसमें भी खेल कूद काफ़ी हेल्प करते हैं। शैक्षिक योग्यता में भी काफ़ी इनसे मदद मिलती है, सामाजिक बौद्धिक विकास। इस प्रकार से एक बालक का हम कह सकते हैं खेल कूद के द्वारा शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास खेल कूद के द्वारा होता है। ठीक है, एक ही खेल कूद के द्वारा कुछ और गुण हैं जो बालक में उत्पन्न हो जाते हैं या बालकों में विकसित हो जाते हैं। देखिए खेल कूद के द्वारा बालकों में सहयोग की भावना आ जाती है, एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं। आपने क्रिकेट बहुत खेला होगा या फुटबॉल, वॉलीबॉल जो भी खेली होगी, इसमें आप एक टीम के रूप में खेलते हैं तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। बालक जो सहयोग का गुण है वो खेल कूद के माध्यम से सीखता है। सहानुभूति का गुण भी सीखता है, सहनशीलता का गुण भी सीखता है, चूँकि हार जीत का खेल होता है खेल कूद में, कभी किसी की हार कभी किसी की जीत, तो वहाँ से सहनशीलता का गुण सीखता है। प्रेम भावना, एक जो टीम होती है उसमें आपस में देखा होगा एक साइड जो टीम होती है सभी में प्रेम भावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बालकों में खेल कूद के माध्यम से प्रेम भावना का गुण भी डेवलप हो जाता है। सद्भाव का, नेतृत्व यानी कि लीडर करने की क्षमता का विकास भी खेल कूद के द्वारा होता है। देखिए जो प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन होता है उसमें किस प्रकार से एक खेल भावना भी डेवलप हो जाती है बालकों में कि ये कंपटीशन है केवल, ना कि किसी की पर्सनल हार जीत का सवाल है। इन सभी गुणों का विकास बालकों में किसके द्वारा होता है? खेल कूद के द्वारा होता है। ध्यान से याद रखिएगा कि आपसे पूछ ली जाए बालकों में सहयोग, सहानुभूति, सहनशील, प्रेम भावना, सद्भाव, नेतृत्व, प्रतियोगिता इत्यादि जो भाव हैं किसके माध्यम से विकसित होते हैं, तो आप बताएंगे खेल कूद के माध्यम से। ये आदि का बालकों में विकास होता है। ठीक है,
देखिए बहुत सरल है, आपको बहुत, और मैं जितना सरल हो सकता है उतनी सरल लैंग्वेज उसको करके बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग की ओर आते हैं, प्रमुख खेल के बारे में देखते हैं। हमने खेल कूद देख लिया। खेल कूद देखिए, बालक हो या वयस्क हो, हर एक उम्र के व्यक्ति को खेल कूद में अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए, और जिससे कि उसका जो शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे, ठीक है। आप भी यदि किसी स्पोर्ट्स में भाग लेते हो तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा खेल है। अब चूंकि कुछ प्रमुख खेल होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हॉकी, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, दौड़, तैराकी, नौकायन जिसमें नाव वगैरह चलाती, भाला फेंक आजकल भारत में बहुत फेमस हो गया जब से नीरज चोपड़ा जी ने इसमें गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। भाला फेंक है ना, भाला फेंक को आप सभी जान गए होंगे। भारोत्तोलन और एथलेटिक्स, भारोत्तोलन यानी कि जिसमें वेट लिफ्टिंग की जाती है, एथलेटिक्स यानी कि इसमें बहुत सारे गेम आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रमुख खेल हैं, इनके अलावा भी कई सारे खेल होते हैं। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा खेल है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। या आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, या इनमें से आपको कौन सा खेल पसंद है। चलिए इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम एक एक करके थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। जो प्रमुख खेल है यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाए। चलिए दोस्तों, पहला जो खेल है क्रिकेट, आपको भी बहुत पसंद होगा। हम इंडिया में देखते हैं इसका चलन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि और खेलों को इसने एक तरीके से नीचे कर दिया है, दबा दिया है, क्योंकि क्रिकेट के पता नहीं इतने फ़ैन क्यों होते हैं। मैं तो बहुत कम इंटरेस्ट रखता हूं किसी भी खेल को देखने में, बाकी खेलने में इंटरेस्ट तो होता ही होता है, चूँकि बचपन में हम सब लोगों ने क्रिकेट बहुत खेला होता है। चलिए हम आगे देखते हैं क्रिकेट के बारे में जो संक्षिप्त में शॉर्ट जानकारी है वो मैं आप पे देखता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा क्या आपको खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करना है। आपको देखिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ या कोई और टीचर हो, वो अपनी साइड से हमेशा अपना जितना हो सकता है उतना एफर्ट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा विद्यार्थी को भी अपना एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। जब तक विद्यार्थी अपना एफर्ट नहीं लगाएगा तब तक उसकी सफलता कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। जो क्रिकेट है इसका पहला मैच 1703 ईस्वी में खेला गया। ऐसा पूछा जा सकता है क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था। 1703 ईस्वी में इसका पहला मैच खेला गया था। प्रथम जो क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हैमिल्टन, चूंकि इंग्लैंड में एक शहर है हैमिल्टन, याद रखिएगा। प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हैमिल्टन इंग्लैंड में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने करंट ज्ञान लिखा है, यानी क्रिकेट से संबंधित आपको करंट अफेयर की नॉलेज खुद से या तो गूगल से सर्च करेंगे आप सब, ठीक है, या फिर आपको पुस्तक जहाँ भी मिलता है सबसे अच्छा है करंट जो ज्ञान है गूगल इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर कर आपको यहीं पे जो नोट्स की मैं पीडीएफ दूंगा उसका आप प्रिंट निकाल लेना, या आपकी जो नोटबुक है उसमें करंट अफेयर क्रिकेट का लिख लेना। क्या क्या आप नोटिस करेंगे, जितने भी मैं यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स बताने वाला हूँ उन सभी का आप करंट अफेयर देख लेंगे कि वर्तमान में जो वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का कहाँ पर संपन्न हुआ था, कौन जीता है, ठीक है, इत्यादि जो इसके करंट अफेयर होते हैं। मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहा। इस प्रकार से जो वर्ल्ड कप है करंट वाली, यानी कि अभी 2022 चल रही, 2021-22, ठीक है, पिछला 20 का भी देख लेना। तो करंट अफेयर की जिम्मेदारी सब मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो यहाँ पे खुद भी शामिल कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगाएं, ठीक है। जब तक आप लोग एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो अधूरा रहेगा। अब दूसरे स्पोर्ट्स की ओर आते हैं। हॉकी। हॉकी की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। पहला संगठित क्लब इसका बना था 1861 ईस्वी में बना था हॉकी का। पहला मैच 1895 ईस्वी में खेला गया। सनों को थोड़ा सा याद रखना। हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो कौन सी होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। ये सब सर्वोच्च संस्था होती है हॉकी को, हॉकी के जो टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, उनको संपन्न कराने की फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ हॉकी। क्रिकेट के बारे में तो आईसीसी होती है, आप अच्छे से भली भांति वाकिफ होंगे। और बीसीसीआई कहाँ की है? भारत की संस्था है। हॉकी के बारे में और देखिए जो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी है सर्वोच्च संस्था हो गई, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। इसके प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। चूँकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको खुद मालूम होगा या खुद आपको पता होगा, तो उन जानकारियों को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल। देखिए आपको जितने भी मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ उनका करंट अफेयर आपको सर्च करना है कि करंट में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, कौन टीम जीती। इसी प्रकार क्रिकेट, इसी प्रकार फुटबॉल, इनका शॉर्ट में एक नोटबुक में लिख लेना। देखिए प्रथम क्लब फुटबॉल का शेफील्ड फुटबॉल क्लब था।
इसकी स्थापना 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। इनको याद रखना। अभी हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे वीडियो के अंत में। देखिए कुछ और जो ऐसी फैक्ट जानकारी हैं वो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी देखिए अनावश्यक हो सकती हैं, आपको याद रखने में और समझाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादा सन आ जाती हैं तो हम माइंड में इनको याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं कुछ जो इसकी फैक्ट जानकारी है वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा, तब आप इसके प्रश्न याद रख लेना, डायरेक्ट परीक्षा में आपको मदद मिल जाएगी। बाकी करंट अफेयर जरूर इनका देख लेना। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा भी क्या है? एक फुटबॉल का एक क्लब है, या इसको संस्थान कह सकते हैं। सर्वोच्च संस्थान फीफा होती फुटबॉल की। इसकी स्थापना फ्रांसीसी नागरिक थे एक जुल्स रेमे। आपसे पूछा जाएगा कि फीफा की स्थापना किसके नाम पर की गई? जुल्स रेमे के नाम पर की गई। ठीक है, जुल्स रेमे ने की है 1904 को। ठीक है, 1904 ईस्वी को एक फ्रांसीसी नागरिक थे जुल्स रेमे, इन्होंने फीफा की स्थापना की थी। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस काफ़ी सरल है, जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आपने सारे जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट जो भी गेम है इनके बारे में सुना होगा। जो टेबल टेनिस इसका उदय किससे हुआ? चूँकि हमारा चैनल का नाम भी है और हमारा नाम भी है। उदय का मतलब क्या है? ये सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई, विकसित हुआ? टेबल टेनिस इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में टेबल टेनिस सबसे पहले खेला गया या यहाँ से शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन पूछे तो 1926 में हुआ था। ठीक है, फैक्ट वाइज बिल्कुल एकदम फैक्ट है। मैं अननेसेसरी जानकारी यहाँ पे बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा हूँ जिससे आपका समय भी खराब हो और आपको अनावश्यक कुछ चीज़ें याद रखना पड़े जिससे कि परीक्षा में आपको उलझन हो। देखिए अब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा यहाँ से, एशिया में टेबल टेनिस का प्रथम टूर्नामेंट कब हुआ था? 1952 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। भारत का एक शहर है मुंबई। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना पूछे तो आप बताएंगे 1926 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट वाइज जानकारी इनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए कुछ और खेल हैं उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। कुछ प्रमुख खेलों के बारे में हम जानकारियां देख रहे हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा खेल है उसको देखिए, बैडमिंटन, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, देखिए इसको एक ऐसा पूछा सकता है, थॉमस कप और ओवेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन के टूर्नामेंट होते हैं उसमें थॉमस कप और ओवेर कप दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से। आपने लूसेंट यदि पढ़ी होगी तो उसमें जीके में इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैडमिंटन संबंधित कौन सा कप है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, थॉमस कप, ओवेर कप बैडमिंटन संबंधित है। जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी एक स्पोर्ट्स के बारे में देखने बैठ जाएँ तो ग्राउंड से लेकर इसकी पिच से खिलाड़ी से लेकर बहुत सारी जानकारी इसमें मिल सकती है। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना पूछे तो 1934 ईस्वी 1934 जो वर्ष है उसमें हुई थी, या ईस्वी जो भी कहना चाहें, इसका ऐसा नहीं याद रखना। 1934 क्या भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब बैडमिंटन के कुछ प्रमुख खिलाड़ी जिनको आपने देखा होगा, जैसे साइना नेहवाल, ठीक है, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बाकी और भी कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु इत्यादि हैं। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेना कि ओलंपिक में बैडमिंटन में किसने कौन सा पदक जीता। थोड़ी सी आपको भी मेहनत करना होगी, तभी मैं चाहता हूँ आप मेहनत करना सीख जाएँ। ठीक है, एथलेटिक्स के बारे में देख लीजिए। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, खेलों की रानी किसे कहा जाता है? तो खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एथलेटिक्स में कई सारे खेल स्पोर्ट्स शामिल होते हैं, इसलिए इसे खेलों की रानी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें कुछ प्रमुख खेल देखें, जैसे दौड़, ऊंची कूद, बांस कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक इत्यादि और कई सारे खेल आते हैं जो एथलेटिक्स के अंदर ही शामिल होते हैं, इसलिए इसको खेलों की रानी कहा जाता है। एक भारत की जो हिमा दास है, इनको आप जानते होंगे अच्छे से। IAAF वर्ल्ड कप अंडर 20 की जो 400 मीटर की दौड़ थी, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन है? हिमा दास है। ठीक है, IAAF वर्ल्ड अंडर 20 की जो 400 मीटर की दौड़ थी, इसमें पहला जो गोल्ड मेडल जिताने का कार्य किया भारत की ओर से वो किसने किया? हिमा दास ने। और एथलेटिक्स जो गेम है इनके बारे में करंट अफेयर वाले, ओलंपिक वाले जो थोड़े से जानकारी है उनको आप खुद से सर्च करके नोट करना, जिससे कि आपको एक मेहनत करने हैबिट भी डेवलप होगी और आपको क्या होगा, प्रश्न थोड़ा सा ढूंढ के सर्च करके लिखेंगे तो आपको तुरंत याद रहेगा। मैं चाहता तो थोड़ा और समय लगता, मैं यहाँ पे शामिल कर लेता, लेकिन
कुछ चीज़ों में आपको इनडायरेक्ट रूप से शामिल कर और आपको डायरेक्ट नॉलेज देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगले गेम की ओर बढ़ें। अगला गेम देखिए कबड्डी। कबड्डी को जब पता होगा कि भारत में ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादातर इसको पहले समय में बहुत खेला जाता था, चूँकि आजकल तो हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट है। इसका प्रारंभ भारत देश से हुआ। आपसे पूछे कबड्डी का प्रारंभ कहाँ से हुआ तो बताएंगे आप, भारत, हमारा जो भारत है वहीं से कबड्डी की शुरुआत हुई। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कबड्डी ही है। आपसे पूछे कि कबड्डी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, जिसे बांग्लादेश में हाथ दूदू के नाम से, हाथ दूदू, ठीक है, इसको ध्यान से रखना है, हाथ दूदू के नाम से जाना जाता है। हम जहाँ कबड्डी कहते हैं बांग्लादेश में हाथ दूदू भी इसे कहा जाता है। मैंने करंट अफेयर लिख दिया, कबड्डी का भी आपको करंट अफेयर देखना है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं सभी का वर्ल्ड कप करंट में कहाँ पर हुआ है ना, कौन सा खिलाड़ी ने इसमें क्या ज़्यादा महत्व दिया या योगदान दिया, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको 4-4 5-5 क्वेश्चन होंगे सभी स्पोर्ट्स से, उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। व्यायाम की बात करें, व्यायाम यानी कि योग की बात करें। अब देखिए हमारे जो स्पोर्ट्स थे, हमने कुछ प्रमुख स्पोर्ट्स को यहाँ पे देख लिया, अब सीधा व्यायाम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल भी यहाँ पे समय खराब नहीं होगा, क्योंकि हम जो फैक्चुअल जानकारी है वही आपके लिए दे रहे हैं। और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर सिलेबस में तो हमारा इतना ही ईजी है क्या। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कुछ और होता तो कुछ और ही पढ़ा रहे होते। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप थ्योरी एक बार पढ़ के जो MCQs हैं वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जहाँ भी मिलें, आपके मित्र दोस्त जिसके पास भी मिले फोटोकॉपी उसकी करा लीजिएगा MCQs की, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही लगाना है, ठीक है। हर विषय के 30 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 30 में से आपको हमेशा 30 लाने की कोशिश करना है। व्यायाम के बारे में देखिए, मानव शरीर के लिए व्यायाम प्रत्येक दशा में लाभकारी होता है। आजकल हम देखें हर ओर व्यायाम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। कोविड के बाद तो इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि हर एक व्यक्ति इससे परिचित हो गया। और चूंकि बाबा रामदेव हर समय व्यायाम को लेकर ही बातचीत करते रहते हैं, इन्होंने व्यायाम योग के माध्यम से पतंजलि एक बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस का भी खड़ा कर दिया। अब आगे देखिए, जो व्यायाम है वो मनुष्य के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। जैसे कि भोजन, वायु और जल अति आवश्यक है ना मनुष्य के लिए, भोजन के बिना नहीं रह सकता, वायु और जल के बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जो व्यायाम है वो भी अब इनके अलावा मनुष्य के लिए लाभ आवश्यक हो गया, अति आवश्यक हो गया। क्योंकि अच्छा भोजन तो ठीक है, लेकिन व्यायाम भी जरूरी है। अच्छा पौष्टिक आहार के बाद यदि व्यायाम नहीं करेंगे तो आपका शरीर उतना तंदुरुस्त नहीं रहेगा। जब शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो आप किसी भी कार्य को उतना अच्छे से करने में सक्षम नहीं होंगे। अब देखिए, जो व्यायाम के प्रकार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हम इसके कुछ प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। व्यायाम के कई सारे प्रकार होते हैं, कुछ आपको भी अच्छे से जानकारी होगी, कुछ आप में से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो व्यायाम को नियमित रूप से करते होंगे। देखिए, व्यायाम आज व्यक्ति के जीवन का एक अंग बन गया है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए एक आवश्यक अंग के रूप में कोई चीज़ है तो वो व्यायाम है। नित्य प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट व्यायाम रोज हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए, ठीक है। अच्छी नींद, अच्छा व्यायाम, पौष्टिक खाना, इसके बाद आपको जो करना है वो दिन में कर सकते हैं। आप पूरे दिन फ्री है। थोड़ा सा एक ऐड मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहूँगा कि जो मोबाइल है, सोशल मीडिया, जिनसे दूरी बना के रखें, कम से कम इनको उपयोग करें और अच्छे काम के लिए उपयोग करें, ना कि अनावश्यक रूप से। चलिए, कुछ व्यायाम के प्रकार हैं उनको जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, व्यायाम के प्रकार में पहला व्यायाम का प्रकार सक्रिय व्यायाम, ठीक है, जिसको एक्टिव हम योग भी कह सकते हैं। संक्षिप्त में इसकी जानकारी देख लीजिए, बहुत सरल है। जिससे हम स्वयं करते हैं, यानी कि किसी की सहायता नहीं लेते, हम स्वयं ही उसको संपन्न कर लेते हैं, इसको हम सक्रिय एक्टिव व्यायाम कहेंगे। जैसे कि योग आसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम से क्लियर होना चाहिए कि जिसमें हम स्वयं योग करते हैं उसे सक्रिय व्यायाम कहा जाता है। इसी प्रकार से एक्टिव असिस्टिव व्यायाम, नाम याद रखना इसके अंदर क्या है, बहुत सरल है। एक्टिव असिस्टिव व्यायाम परीक्षा में पूछ सकते हैं कि इसको देखिए, एक्टिव असिस्टिव व्यायाम क्या होता है। जैसे कि जो व्यायाम हम दूसरे साधनों के द्वारा करते हैं, यानी कि उसको स्वयं ना करें, किसी साधनों का हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, उसे एक्टिव असिस्टिव व्यायाम के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण, साइकिल चलाना, चूँकि चला तो हमारा है लेकिन एक साधन को उपयोग कर लिया। जिम में हम कई सारे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, इसको एक्टिव असिस्टिव व्यायाम कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सहनशीलता व्यायाम, यानी कि आपको जब सहनशील करना हो तो वो व्यायाम को हम किस प्रकार से जानेंगे। देखिए, सहनशील व्यायाम में व्यायाम पूरी तरह दूसरों के द्वारा कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास ट्रेनर होता है,
वो ट्रेनर ही आपको ट्रेंड करता है, जिस प्रकार से बताता है वो आप उसको कह सकते हैं सहनशीलता व्यायाम, क्योंकि वो जो कुछ कराता है उसको आपको सहन करना होता है, तो इसलिए इसको सहनशीलता व्यायाम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे इसके लिए। अब देखिए जो अगला है हमारा फोर्थ, टाइम रेजिस्टिव व्यायाम। नाम याद रखना बस, टाइम रेजिस्टिव व्यायाम। इसके अंदर तो बहुत सरल है, इसको कैसे पहचानें? निर्धारित समय में जिन व्यायामों किए जाता है इनकी टाइम पीरियड फिक्स होती है, उस व्यायाम को हम टाइम रेजिस्टिव व्यायाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि वजन उठाना, जब आपने देखा हो ओलंपिक में एक वजन उठाया जाता है उसका समय भी निर्धारित होता है। इस प्रकार के जो व्यायाम होते हैं उसको टाइम रेजिस्टिव व्यायाम के नाम से जाना जाता है। जैसे निर्धारित समय में तैरना, तैराकी करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, बहुत सरल है, बस ध्यान से एक बार सुन लेंगे, बस आपको याद रह जाएगा। रेसिस्टिव व्यायाम। अब देखिए रेसिस्टिव व्यायाम यानी कि तनाव के विरुद्ध किए जाने वाला व्यायाम, यानी कोई स्ट्रेचुअल व्यायाम होता है जिसके विरुद्ध आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा और अधिक मेहनत लगती है, उसको रेसिस्टिव व्यायाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि तैरना, तैरना यानी कि नदी का बहाव कुछ और होगा और दिशा में आप उसके विरुद्ध तैर रहे होंगे, यानी कि आपको तैरने में उसके विरुद्ध या तनाव स्ट्रेस आ रहा होगा यानी खिंचाव हो रहा होगा, उसको रेसिस्टिव व्यायाम कहेंगे। रास्ते पर साइकिल चलाना, वजन उठाना इत्यादि। कंफ्यूज मत होइएगा, बस नाम याद रखना और इसके अंदर एक लाइन भी याद रखेंगे तब भी आपसे बन जाएगा। चलिए अगला जो है उसकी ओर बढ़ते हैं, समताप व्यायाम। समताप व्यायाम को नाम से ही नाम पढ़ लीजिए और इसके बारे में एक लाइन याद रख लीजिए। इस प्रकार के व्यायाम में शरीर के जोड़ों में हलचल एवं शरीर के अंगों की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब भी शरीर के जोड़ों में हलचल हो और शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन हो उसे हम समताप व्यायाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे व्यायाम की कुछ प्रकार थे जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में हमने बहुत संक्षिप्त में जानकारी देख ली है। परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा, नाम होगा, इसे इसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको एक लाइन याद होना चाहिए, समझ में आ गया होगा तो आप पहचान पाएंगे। वीडियो के अंत में हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब आपको इनसे किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चूंकि अब अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, व्यायाम करते समय मनुष्य की जो शारीरिक क्रिया होती है उसका पर्यावरणीय या इन्वायरमेंटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या इन्वायरमेंटल का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए हल्के फुल्के व्यायाम से क्या होता है, रक्त जो ब्लड होता है उसकी आपूर्ति बेहतर होती है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए। 15 से 20 मिनट रेगुलर व्यायाम करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है बॉडी की हर एक जो मूवमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं आप एक तरीके से पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। और शरीर की जो ऑक्सीजन युक्त व्यायाम के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा हमेशा ग्राउंड पर आप जाते होंगे, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हो सकता है कुछ योग करते हो, जिम जाते हो। आपने देखा होगा जब जो आपका मेन योग है उससे पहले कहा जाता है हल्का फुल्का व्यायाम कर ली, जिससे कि ब्लड की जो आपूर्ति है वो बेहतर हो जाए और शरीर एक ऑक्सीजन युक्त तो व्यायाम करने के लिए तैयार हो जाए। चूँकि हैवी आप योग करने वाले हैं उसके लिए पहले हल्का फुल्का योग करने के लिए हमेशा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ऑटोमेटिकली आप प्रश्न इस चैप्टर से बना पाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर व्यायाम के दौरान शरीर की जो पेशियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमेशा आपने देखा होगा जब व्यायाम करते हैं तो हमेशा आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारी जो पेशियां होती हैं शरीर में उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है व्यायाम के दौरान। ठीक है, अच्छी ऑक्सीजन युक्त जो व्यायाम होते हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं? इससे अच्छी ऑक्सीजन मिल सकती है, हमारे जो फेफड़े हैं या मनुष्य का जो हृदय है उसको स्वस्थ रखा जा सकता है। तो इनमें अच्छा ऑक्सीजन व्यायाम चलने को कहते हैं। चलना एक अच्छा व्यायाम हो सकता है। आप नित्य प्रतिदिन 30 मिनट 25 से 30 मिनट अच्छा तेज चलेंगे तो भी आपकी शरीर में अच्छी ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कूदना अच्छा व्यायाम माना जाता है, ऑक्सीजन। तैरना हो गया, तैरने को तो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज व्यायाम माना जाता है। यदि दिन में आप 10-15-20 मिनट की जो है क्या बोलते हैं स्विमिंग कर लें तो बहुत अच्छी व्यायाम हो जाएगा। साइकिल चलाना इसको भी काफ़ी अच्छा व्यायाम माना जाता है। रनिंग दौड़ना इसको तो सबसे बेहतर माना ही जाता है। फुटबॉल इत्यादि, यानी कि सभी को हम अच्छी ऑक्सीजन युक्त व्यायाम कह सकते हैं। ठीक है, इन व्यायामों को प्रतिदिन जितने व्यायाम यहाँ पे हमने डिस्कस किए इनको प्रतिदिन हर मनुष्य को कितना करना चाहिए? कम से कम 20 मिनट तो जरूर करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 20 मिनट एक नेसेसरी है बॉडी के लिए, इतना तो करना ही
चाहिए। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट नॉलेज उसको तो ले ही रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज भी यहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी नित्य प्रतिदिन 20 मिनट का व्यायाम करने लगें। तो इस प्रकार से पढ़ने के हमें कई सारे एक साथ लाभ होते हैं, चूँकि ये परीक्षा में प्रश्न भी यहाँ से पूछेंगे और आपके व्यवहारिक ज्ञान में भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग है उसकी ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। अगली हेडिंग देखिए, योगासन, इसका क्या अर्थ होता है और क्या परिभाषाएं किस किस महान विद्वानों ने दी हैं योगासन के बारे में, इसको जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। योग एक शारीरिक और मानसिक अभ्यास है। ठीक है, योग एक फिजिकल मूवमेंट भी होता है, इसमें मेंटल अभ्यास भी किया जाता है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव हमेशा कहते हैं अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए। ये सब किसके लिए कहते हैं? मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी अनुलोम विलोम, कपालभाति और एक सूर्य नमस्कार। बहुत छोटे छोटे वो हैं योग, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। योग की जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? प्राचीन भारत से हुई है। आज आप देखते होंगे योग का प्रचलन पूरे विश्व में इतना बढ़ गया है कि हर एक व्यक्ति इससे परिचित है। प्राचीन समय में हमारे भारत में जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने इसका क्या उत्पत्ति की है और दुनिया को इसके बारे में ज्ञान दिया है। आज बाबा रामदेव बहुत बड़े पैमाने पर इसको योग को कराते हैं। और हमारे भारत में योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, आप बताइएगा। भारत में योग दिवस पूरी विश्व में इसको मनाया जाता है, चूँकि हमारी भारत सरकार ने और बाबा रामदेव ने इसको आगे बढ़ाया है। तो अब बताइएगा योग दिवस साल में किस दिन मनाया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? योग का जोड़ना, समाधि, एकाग्रता। यानी कि आपने देखा होगा पहले समय में कुछ लोग इसके द्वारा, योग के द्वारा अपनी जो आत्म सिद्धि उसको प्राप्त करते थे, लेकिन आज के समय में इसका क्या होता है? एकाग्रता यानी कंसिस्टेंसी प्राप्त की जाती है, एक लीन समाधि में व्याप्त हो जाते हैं। जोड़ना, इसका अर्थ इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, जोड़ना, समाधि, एकाग्रता, ऐसा पूछ सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? इन संदर्भ में इनका हम ले सकते हैं अर्थ। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, योग करने का उद्देश्य होता है मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना, है ना। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ना, इनको एक करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। हम योग के द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूंकि कुछ परिभाषाएं दी हैं, महर्षि व्यास ने योग को लेकर क्या कहा है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा महर्षि व्यास ने योग के विषय में क्या कहा है। तो महर्षि व्यास ने कहा योग का अर्थ समाधि बताया है। आपसे प्रश्न पूछे योग का अर्थ समाधि किसने बताया है, तो आप कहेंगे कि महर्षि व्यास ने। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से इस पर टिक कर देंगे तो आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। महर्षि व्यास, योग का अर्थ समाधि बताया है। पतंजलि जो योग दर्शन है, इसमें क्या कहा गया है योग के बारे में, इसको भी देख लीजिए। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी कि चित्त की वृत्तियां होती हैं उनका निरोध करना ही योग है। इस लाइन को याद रखेंगे। किसने कहा है? पतंजलि योग दर्शन के दर्शन ने ऐसा कहा योग के बारे में। भगवद गीता में किस प्रकार से कहा गया योग के बारे में? जितने भी ग्रंथ मिलते हैं सब में कहीं ना कहीं योग के बारे में मिलता है। देखिए, भगवद गीता में कहा है कि दुख सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में सदैव समभाव रखना योग है। ठीक है, सुख दुख, लाभ अलाभ हो, आपको चाहे दुख हो या सुख हो, लाभ हो या अलाभ हो, आपका शत्रु हो, मित्रता हो, शीत ऋतु हो, उष्ण ऋतु हो, इस प्रकार से जो भी द्वंद्व हो उनमें सदैव समभाव यानी एक जैसा स्वभाव रखना ही योग है। योग के द्वारा व्यक्ति अपना आत्म संतुलन प्राप्त करता है, आत्म संतुलन को नियंत्रित कर सकता है। योग काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान रखना। किसने क्या परिभाषा दी है योग के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत छोटी सी हेडिंग है, उनको और देखते हैं। इसका सीधे अभ्यास प्रश्न करेंगे इस अध्याय के। योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या क्या होता है, अभी भी हमने इसको थोड़ा सा देख लिया है, और देख लीजिए यहाँ पर। योग का उद्देश्य मानव जीवन में तो बहुत व्यापक इसका महत्व है ना। इसका महत्व इतना ज़्यादा है जिसको हम ना तो बता सकते ना इतना ज़्यादा पढ़ सकते, लेकिन शॉर्ट में इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या है? जो शारीरिक स्वास्थ्य उसको ठीक करना, शारीरिक मूवमेंट में आप देख सकते हैं फिजिकल हेल्थ में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि अच्छे योग के द्वारा आप जो सामाजिक ताना बाना है उसमें भी आप अच्छे से संपन्न या खुशहाल रहेंगे, तो आपसे उतने अच्छे लोग कनेक्ट होंगे। ठीक है, जब तक आप ही खुद संपन्न नहीं होंगे तो आपसे उतने अच्छी सामाजिक जो सोसाइटी है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी ईश्वर में जिसकी आस्था हो, है ना। इस प्रकार से जो योग के द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त किए जाते हैं, ईश्वर से
हम कहते हैं कि योग के माध्यम से ईश्वर से भी मिलाप संभव है, तो वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंदर आ जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य, आजकल योग के माध्यम से मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, काफ़ी इसको ठीक भी किया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि योग का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। चलिए मित्रों, कुछ और हेडिंग है छोटी छोटी सी, इनको देख लेते हैं, इसके बाद सीधे हम अभ्यास प्रश्न की ओर जाते हैं इस चैप्टर के। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे योग होते हैं जिनको खड़े होकर किया जाता है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन है, इनके नाम जान लीजिए। परीक्षा में पूछा सकता है खड़े होकर कौन से आसन किए जाते हैं, नाम याद होना चाहिए आपको। ताड़ासन खड़े होकर किए जाने वाले योग की आसन है। वृक्षासन, इसमें भी खड़े होकर योग किया जाता है। पादहस्तासन, तो 3 नाम यहाँ पे प्रमुख होगा, इनको नाम याद रखिए। खड़े होकर ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, तो ये 3 आसन कैसे खड़े होकर किए जाते हैं। अब बैठकर किए जाते हैं उन आसन के बारे में भी देख लीजिए। जो भद्रासन होता है वो बैठकर किया जाता है। वज्रासन, जिसको वीरासन भी कहते हैं, इसको भी बैठकर किया जाता है। और वक्रासन, ठीक है, तो इनका बैठकर किया जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको पीठ के बल लेटकर किया जाता है, तो वो आसन देख लीजिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं सेतु बंधासन और स्वासन, 2 याद रख लेना। बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इस अध्याय को कंप्लीट पढ़ लिया, इसके अभ्यास प्रश्न लगाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय को आपने कंप्लीट अच्छे से सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो अभ्यास प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इसकी जो नोट्स की PDF है मैं इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी दोनों ज्वाइन करिएगा, दोनों अलग अलग है, तो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, खेल तथा खेल कूद से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकते हैं परीक्षा में। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। खेल कूद मनुष्य में किस प्रकार के भाव उत्पन्न करता है। चंचलता का भाव, आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, हमने देखा था ये सारे भाव किसके खेल कूद के द्वारा आते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। खेल कूद के कारण बच्चों में किन गुणों का विकास होता है। सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, इन सभी गुणों का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। ठीक है, तो इसका नाम देखना है कि किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट जो कांग्रेस इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। मैंने आपको बताया था कुछ हम जानकारी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जानेंगे, तो इस प्रश्न को याद रखना, किस वर्ष में इसका नाम बदला गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 1965, इसको याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट इतिहास में प्रथम एक दिवसीय मैच कब और कहां खेला गया। देखिए क्रिकेट का जो प्रथम मैच है इसके बारे में हमने देखा था, कहां खेला गया इसके बारे में पढ़ा था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कहां पर खेला गया था, जो 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न में खेला गया था। ठीक है, याद रखना 5 जनवरी 1971 में मेलबर्न में एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच पहला खेला गया था। अगला प्रश्न है, हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे। लिंकनशायर में, गोटेनबर्ग में, जर्मनी के छोटे से गांव में, और रूसी संघ में। तो आपसे जब भी पूछे हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इस प्रश्न को याद रखना, तो आप बताएंगे लिंकनशायर में। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़े, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखिए, हॉकी की विश्व संस्था है क्या है, FIHCSHSH। ठीक है, HAFHSF, तो इसको आप ABCD में लिख लेंगे तो ज़्यादा आप बेहतर इसको समझ पाएंगे। तो जब भी आपसे पूछे हॉकी की विश्व संस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे कौन सी है, FIH। ठीक है, FIH। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फेडरेशन इंटरनेशनल के हॉकी FIH की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको याद रखना कि इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, हमने यहाँ पे थ्योरी में देखा था। ठीक है, हॉकी का पहला संगठित क्लब ब्लैक हीथ AB एंड क्लब इंग्लैंड कब स्थापित किया गया था। तो जो प्रश्न आपको थ्योरी में नहीं पढ़े उनको सीधा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से याद रखिएगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से एक ऑप्शन आपको चार्ट रहा है, तो आप बताएंगे इसकी 1861 ईस्वी में इसकी स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है, हॉकी का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है।
तो हमने इसको पढ़ा था, हॉकी का किस देश का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हॉकी का जन्मदाता, ठीक है, किस देश को कहा जाता है, इंग्लैंड को, जापान को, जर्मनी को या भारत को। तो इंग्लैंड को इसको जन्मदाता कहा जाता है, मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से हमें बताना है कौन सा सही है। ग्वालियर में वर्ष 1923 में द इंडियन हॉकी फेडरेशन HIF का निर्माण हुआ। भारत में हॉकी आंदोलन पर इस संस्था का नियंत्रण कभी नहीं रहा। ए और बी दोनों सही हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 10वां प्रश्न है इसका उत्तर हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कोई सा भी कथन सही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जुलाई 1895 को हुआ। बी ऑप्शन है, यह मैच वेल्स और आयरलैंड के मध्य खेला गया। सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, बी, यह मैच वेल्स और आयरलैंड के मध्य खेला गया, ठीक है। अगला है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि FIFAN फीफा की स्थापना कब हुई। मैंने आपके लिए बताया था फीफा की स्थापना। तो 4 ऑप्शन इनमें से अब बताएंगे वर्ष 1904 में कहाँ पर, पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई। चूंकि यहाँ पर देखिए जो डायरेक्ट संस्थान है इनकी स्थापना को लेकर प्रश्न पूछते हैं, तो डायरेक्ट MCQ के माध्यम से याद रखना, तो परीक्षा में आपका प्रश्न बन जाएगा। तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, ठीक है। इसलिए हमने कुछ फैक्ट वाली जानकारी थ्योरी में ना पढ़ के सीधा MCQs पे ही यहाँ पे शामिल किया, क्योंकि वहाँ भी हम सेम ही पढ़ते हैं, यहाँ भी आप याद रखना। टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी, कौन से वर्ष में आयोजित की गई थी, इसको पता होना चाहिए, 1927 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। टेनिस चैंपियनशिप 1877 ईस्वी में पुरुषों के लिए आरंभ हुई। टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा 1884 से प्रारंभ हुई। सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक बैडमिंटन का उद्भव किस देश में हुआ, यानी कि इसका विकास कहाँ पर हुआ था बैडमिंटन का। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको उत्तर बताना है। तो इंग्लैंड में इसका उद्भव हुआ था, हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए बैडमिंटन किस खेल शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है, यानी कौन शताब्दी में इसको शुरुआत किया गया था। तो 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। हमने इसको प्रश्न देखा था, इंदिरा कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप और उबेर कप। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा कप है जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो आप बताएंगे जो इंदिरा कप है वो इससे संबंधित नहीं है, बाकी कप इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसको हमने पढ़ा था वीडियो में कि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, इसकी स्थापना कब हुई। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से हमेशा एक ऑप्शन आपको राइट चूज करना है। तो आप बताएंगे वर्ष 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई। डायरेक्ट प्रश्न है, इनको डायरेक्ट याद रखना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने, आपको बताना होगी। तो आप बताएंगे वर्ष 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम बैडमिंटन संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। तो याद रखना जो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, तो ठीक है 1893 इंग्लैंड में। कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो मैंने थ्योरी में नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था। हम MCQs के माध्यम से कुछ डायरेक्ट जानकारियाँ देखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो फेडरेशन आ रहे हैं उनको याद रखना, नाम से थोड़ा सा क्लियर है, इसके बारे में हम इसलिए संक्षिप्त में जानकारी देख ली है। तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा बी वाला, वर्ष 1912। कबड्डी खेल का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो 4 ऑप्शन इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो भारत से कबड्डी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न व्यायाम से लेकर देखिए अब किस प्रकार से बनेंगे। निम्नलिखित में से किस अंगीय प्रणाली की व्यायाम प्रक्रिया में भूमिका लगभग नगण्य मानी जाती है। श्वसन प्रणाली, पेशी प्रणाली, पाचन प्रणाली, हृदय वाहिनी। तो इनमें से कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। तो सी, पाचन प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न है, दैनिक व्यायाम व प्रशिक्षण के प्रभाव में से कौन सा कथन सही है। दैनिक व्यायाम व प्रशिक्षण के फलस्वरूप फिटनेस बढ़ जाता है, फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता बढ़ जाती है, किसी एक कार्य के श्वास गति में तीव्रता प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति में अत्यधिक होती है। ए और बी दोनों। तो इनमें से हमें उत्तर बताना है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर सत्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर।
देखिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण, व्यायाम, उचित रहन सहन। तो कोट करके दिया है, तो इनमें से कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? तो ये सभी जरूरी हैं। आंतरिक क्रिया पद्धति में भिन्नता पाए जाने के कारण व्यायामों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए इसको हमें याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, तो 6 भागों में इसको बांटा गया। कौशल, दमखम, गति एवं शक्ति किस प्रकार के व्यायामों का आधार है? सहायक व्यायाम, निश्चेष्ट व्यायाम, क्रियाशील व्यायाम और समतापी व्यायाम। तो आप बताएंगे किस व्यायामों के आधार हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको उत्तर छांटना, बताएं क्रियाशील व्यायाम के ये उदाहरण है या आधार है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न जल्दी से यहाँ पे देखिए। शरीर में उपलब्ध ग्लूकोज व्यायाम के पहले कितने मिनट तक ऊर्जा प्रदान करती है? ठीक है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए। देखिए जो शरीर है इसमें जो उपलब्ध ग्लूकोज है, यहाँ पे प्रश्न पूछा है ग्लूकोज व्यायाम के पहले कितने मिनट तक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि जो व्यायाम करते हैं उससे पहले कितने मिनट तक ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, चूँकि आजकल व्यायाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 20 मिनट तक ये ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ग्लाइकोजन की आपूर्ति में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है ग्लाइकोजन की आपूर्ति में? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो याद होना चाहिए 4 से 6 दिन लग जाते हैं। शरीर में जो ग्लाइकोजन की कभी कभी कमी हो जाती है अधिक व्यायाम करने से, तो रिकवर करने में कभी कभी 4 से 6 दिन लग जाते हैं। योगासन से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? किसके अनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोधी योग है? हमने देखा था, मैंने बताया था, तो इसको याद रखना। देखिए भगवत गीता में कहा गया है, विष्णु पुराण में, पतंजलि योग दर्शन और महर्षि याज्ञवल्क्य में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने और इसका उत्तर आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था पतंजलि योग दर्शन में ऐसी परिभाषा योग के बारे में दी है। ठीक है, अगला प्रश्न, योग का उद्देश्य मानव समाज को किन रूपों में स्वस्थ रखता है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक? तो सभी में स्वस्थ रखता है। खालिस्तान द्वारा स्फूर्ति, संतुलन, समन्वय, सामर्थ्य जैसी क्षमता विकसित की जा सकती है। योगाभ्यास, योग दर्शन, योगाश्चित, योग रूढ़। तो इनमें से कौन सा प्रश्न सही होगा? तो देखिए यहाँ पर ए वाला सही होगा। दोस्तों हो सकता है मैं आपके लिए थोड़ा सा जल्दी स्पीड में प्रश्न बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ना और 4 उत्तर में से एक उत्तर बताना है। ठीक है, अगला देखिए, उदर क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड की लचक बढ़ाता है। धनुरासन, वृक्षासन, चक्रासन, चतुरासन। ठीक है, तो इसमें कौन सा मांसपेशियों को तान कर जो मेरुदंड होता है उसमें लचक बनाता है? तो धनुरासन ऐसा करता है। ठीक है, चलिए जल्दी से 5-6 प्रश्न और इनको जल्दी से देखते हैं। ताड़ासन नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया? पीपल, ताड़, ताड़ी, नीम। तो ताड़ासन जो नाम है किस वृक्ष के ऊपर रखा गया? नाम से क्लियर है, ताड़। वृक्षासन करने से एकाग्रता विकसित होती है, शरीर का संतुलन सुधरता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है, उपरोक्त सभी। तो वृक्षासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं यहाँ पर? तो सभी लाभ होते हैं। पाद हस्तासन से क्या लाभ होते हैं? लचीला मेरुदंड बनता है, जठराग्नि में प्रदीप्त जल जो उत्पन्न होता है, कब्ज में लाभ, ये सभी। तो पद्मासन करने से कौन से लाभ मिलते हैं? तो सभी लाभ मिलते हैं। भद्रासन में बैठने की स्थिति खालिस्तान में कहलाती क्या? तानासन, दंडासन, वृक्षासन और वीरासन। तो क्या कहलाती है? आपको पता होना चाहिए, दंडासन कहलाती है। पाचन तंत्र में सुधार लाने का सर्वोत्तम आसन कौन सा है? वज्रासन, विश्रामासन, ताड़ासन और भद्रासन। तो इनमें से कौन सा प्रश्न होगा? वज्रासन पाचन क्रिया में सुधार लाने का सबसे अच्छा आसन माना जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया हम जीवन प्रदान करते हैं। वक्रासन के द्वारा, वज्रासन, भुजंगासन और विश्रामासन। तो 4 ऑप्शन इनमें से वक्रासन हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, मकरासन नहीं करना चाहिए किनको? निम्न रक्तचाप वालों को, हृदय रोग में, गर्भावस्था में और इन सभी में। मकरासन किन में नहीं करना चाहिए? तो इन सभी बीमारियों में जब प्रॉब्लम हो तो आपको मकरासन से बचना चाहिए। सेतुबंध शब्द का क्या अर्थ है? सेतु निर्माण, नहर निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण। जो सेतुबंध इसका क्या शब्द का अर्थ निकलेगा? तो सेतु निर्माण इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है मित्रों, हमने इसमें अध्याय में जितने भी अभ्यास प्रश्न हो सकते थे मैक्सिमम सभी को देख लिया। यहाँ पर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी ली है, ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए हैं। तो इसके नोट्स की पीडीएफ इवनिंग तक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जो भी कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में आप नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।